बाजारों से लेकर मार्गों पर पुलिस व अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां तैनात रहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार किसानों की ओर से भारत बंद की घोषणा सुबह 6 बजे से की गई थी। इसके तहत सभी मॉल दुकानों को बंद करने के साथ ट्रेन रोकने की घोषणा भी की गई थी। हालांकि किसान मोर्चा का कहना है कि विभिन्न छात्र संगठन, किसान संगठन व बार एसोसिएशन समेत राज्यों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भारत बंद को सफल बनाया है। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को बुलाए गए भारत बंद का पंजाब और हरियाणा में व्यापक असर देखने को मिला। वहीं देश के अन्य हिस्सों में इसका आंशिक प्रभाव भी देखने को मिला। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर राजधानी में देखने को नहीं मिला। प्रमुख बाजारों से लेकर मार्ग खुले रहे और दिल्ली की रफ्तार नहीं थमी। वहीं कुछ देर के लिए दिल्ली मेट्रो की ओर से भी टीकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़ सिटी व होशियार सिंह पर मेट्रो स्टेशन में प्रवेश व निकासी बंद कर दी गई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। यानी कि दिल्ली में खासा असर किसान आंदोलन के द्वारा बुलाई गई बंद का देखने को नहीं मिला है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। किसानों ने जिस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन किया, रेलवे ट्रैक जाम किया, वो तस्वीरें हमने दिन भर आपको दिखाई थी। बात हम राजधानी दिल्ली की कर रहे हैं। यहाँ पर भारत बंद का असर ज्यादा देखने को नहीं मिला है। सुबह के समय थोड़ा बहुत भारत बंद का असर देखने को मिल रहा था, बाकी पूरे दिन सुचारू रूप से सारा काम चलता रहा। आवाजाही भी प्रभावित नहीं हुई है। प्रमुख मार्गों पर किसी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ से भी परिवहन की जो सुविधा थी वो सुचारू रूप से चलती रही। यानी कि राजधानी दिल्ली में कुल मिलाकर थोड़ा बहुत ही प्रभाव सिर्फ सुबह के समय देखने को मिला है भारत बंद का। तो इसी के साथ अब सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या किसान आंदोलन अब धीमा पड़ गया है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंदोलन धीमा नहीं पड़ा है। वहीं किसान संगठन और उनके नेताओं से बात करें तो उनका भी यही कहना है कि आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा है और भारत बंद भी काफी सफल रहा है। और उनका ये कहना है कि अभी खेतों में काम है, इसलिए किसान व्यस्त हैं। लेकिन अगर आंदोलन की हम बात करें तो अभी भी आंदोलन ऐसे ही चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे जानकारी हम चाहेंगे। कल दिल्ली की तस्वीरें हमने देखी थी। सुबह के समय भले ही भारत बंद का थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है राजधानी दिल्ली में, बाकी पूरे दिन भर कोई खासा असर नहीं मिला है। मार्ग हो या बाजार हो या रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन हो, सब जगह से आवाजाही सुचारू रूप से चलती रही। तो क्या ऐसा माना जाए कि दिल्ली में अब ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है किसान आंदोलन का? तो आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से किए गए भारत बंद का असर राजधानी में देखने को नहीं मिला है। राजीव तिवारी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको यहां जानकारी दे दें कि प्रमुख बाजारों से लेकर मार्ग खुले रहे व दिल्ली की रफ्तार नहीं थमी। वहीं कुछ देर के लिए दिल्ली मेट्रो की ओर से भी टीकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़ सिटी व होशियार सिंह पर मेट्रो स्टेशन में प्रवेश व निकासी बंद कर दी गई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। शुक्रवार को किसान आंदोलन को पूरे 4 महीने हो गए थे और 4 महीने होने के कारण ही भारत बंद का आह्वान किया गया था। किसान संगठनों के द्वारा बंद की कॉल बुलाई गई थी, जिसका यहां सफलतापूर्वक हमने देखा भी है कि पूर्ण हुआ है। हालांकि हरियाणा और पंजाब में ही इसका व्यापक असर देखने को मिला है, बाकी अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है। लेकिन किसान संगठनों का ये कहना है कि भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है और तमाम व्यापारियों का, प्रतिनिधियों का, राजनीतिक दलों का धन्यवाद भी किसान संगठनों के द्वारा किया गया है कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। सवाल ये उठ रहा है कि कब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और कब तक भारत बंद जैसे तमाम कॉल बुलाई जाएंगी, क्योंकि देश का नुकसान काफ़ी हो रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन के चलते हो या फिर भारत बंद की कॉल जो बार बार बुलाई जा रही है उसके चलते हो। तो ये नुकसान आखिर देश कब तक झेलेगा, सरकार कब इनकी मांगों की ओर ध्यान देगी और क्या किसान भी एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हम ये सोचें कि सरकार की तरफ से ही तमाम प्रयास किए जाते रहें या फिर सरकार एक के बाद एक प्रस्ताव देती रहे और किसान उन प्रस्तावों को ठुकराते रहें, तो ये भी जायज़ नहीं होगा। तो ऐसे में किसानों को भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि
हमें समाधान का जरिया बनना है, ना कि समस्या का। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि कब एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच वार्ता होती है, कब ये वार्ता की टेबल पर आते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जब तक चुनाव चलते रहेंगे, जिन 5 राज्यों में चुनाव है, तब वहां पर जब तक मतदान होते रहेंगे, उनका रिजल्ट आएगा, तब तक सरकार किसान आंदोलन की ओर ध्यान नहीं देने वाली है। राजीव तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता दिल्ली से। राजीव, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कल शुक्रवार को जब भारत बंद का आह्वान किया गया था तो राजधानी दिल्ली में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। तमाम प्रमुख मार्ग और बाजार, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन सब खुले रहे। सुबह के समय आंशिक रूप से प्रभाव देखने को मिला, लेकिन दिन भर सबको सुचारू रूप से चलता रहा। तो क्या अब ऐसा मान लिया जाए कि दिल्ली में किसान आंदोलन का प्रभाव कम हो गया है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो किसानों की जो मांग थी उसको लेकर जो कल भारत बंद का ऐलान किया गया था, कहीं ना कहीं कल उसका असर जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिला, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर यही उम्मीद जताई जा रही थी कि किसानों की जो मांग है उसको लेकर जो भारत बंद का ऐलान है कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता नजर आएगा। मगर बात करें दिल्ली के अंदर कल भारत बंद का भी ऐसा सुचारू रूप से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की ना उग्रता देखने को मिली, ना ही कोई भारत बंद का असर देखने को मिला, ना ही कोई मार्केटें बंद थी, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। मगर हर तरीके से कोशिश जरूर की गई थी कि भारत बंद का असर दिल्ली के अंदर पड़ना चाहिए था, मगर दिल्ली के अंदर न पड़कर कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर जरूर पड़ा हो सकता है। मगर यहाँ दिल्ली के अंदर नॉर्मल तरीके से जैसे रोज रूटीन की तरह से चलता रहता है, सिर्फ वही चीज चलती नजर आई। जी बिल्कुल राजीव, दिल्ली में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला नहीं है किसान आंदोलन का, और वजह भी साफ है कि लोग भी परेशान हो चुके हैं कि आखिर कब तक वो इसी तरीके से अपना नुकसान कराते रहेंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आंदोलन कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सरकार अभी चुनावों में व्यस्त है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जब तक 5 राज्यों के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक तो कम से कम इन किसानों से कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, ये मान लिया जाए। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर 5 राज्यों की चुनाव की बात करें तो बिल्कुल सरकार का जो ध्यान है सिर्फ चुनावों की तरफ है, ना ही किसानों की तरफ, क्योंकि 4 महीने का ज्यादा से समय हो चुका है और किसान बिल्कुल बैठे हुए हैं। ना ही आप किसानों की तरफ गौर भी किया जा रहा है, ना ही कोई बातचीत का रास्ता निकाला जा रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो केंद्र सरकार बिल्कुल 5 राज्यों के चुनावों की तरफ बिल्कुल जुगान है उसका, और हर तरीके से यही कुछ कोशिश की जा रही है कि 5 राज्यों के चुनाव को हासिल किया जाए और वापस सत्ता बनाई जाए अपनी। जी ठीक है, शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को मध्य प्रदेश को पर्यटन नगरी खजुराहो में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के भारत दर्शन योजना के तहत संयुक्त रूप से बनाए गए छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर, खजुराहो के सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संयुक्त रूप से कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खजुराहो में एक टूर ऑपरेटर्स स्टेक होल्डर मीट का आयोजन भी किया गया। इसमें बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो का संपूर्ण विकास होगा और इसे आइकॉनिक सिटी में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमने खजुराहो नृत्य महोत्सव को मंदिर के अंदर परिसर में कराया है। अब यहाँ के पर्यटन उद्योग को तेजी से बढ़ाएंगे। 50 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की क्षमता 1200 सीट की है। इसे कई भागों में छोटा और बड़ा भी किया जा सकता है। कार्यक्रम में टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, स्थानीय विधायक विक्रम सिंह, विधायक राजेश प्रजापति, विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी सहित छतरपुर के कलेक्टर और शीलेंद्र सिंह एसपी सचिन शर्मा भी मौजूद रहे। और इस खबर पर तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहां कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। मैंने प्रारंभ में बताया आइकॉनिक साइट खजुराहो परियोजना के निर्माण पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। खजुराहो के साथ साथ आसपास के जो हमारे बहुत स्थान है, हमारा पन्ना नेशनल पार्क इस बात का उदाहरण है कि वन्य प्राणी का बेहतर प्रबंधन कैसे हो सकता है। यहाँ कुटनी डैम का रिसोर्ट से लेके आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सांस्कृतिक और पुरातत्व महत्व की, धार्मिक महत्व की संपदाएं बिखरी पड़ी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि टूरिज्म की दृष्टि से भी उनका उपयोग किया जाए और खजुराहो के मंदिर जो संदेश देते हैं, एक परिपूर्ण मानव का संदेश, शरीर मन बुद्धि आत्मा का सुख प्राप्त करते हुए व्यक्ति परिपूर्ण मानव बन सके, और उसमें योग भी है, अध्यात्म भी है। उस दृष्टि से भी कई तरह के विचार आ रहे हैं कि यहां कुछ काम किया जाए। आज तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर, क्योंकि एक बड़ी आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति हुई है। अब यहां सम्मेलन, कन्वेंशन, अलग अलग तरह के आयोजन लगातार चलते रहेंगे। मैं बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी है, माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी के भी आभारी हैं, और हमारे सांसद जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी है वीरेंद्र जी, और मेरी संस्कृति मंत्री भी साथ हैं। मिलजुल के हम सब इन कामों को करेंगे, क्योंकि मुझे कोरोना की एक बहुत आवश्यक बैठक 4 बजे भोपाल में लेनी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए गणेश तिवारी हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है सीएम शिवराज के द्वारा। यहां देखा जा रहा है कि खजुराहो को एक पर्यटन नगरी बनाने के लिए राज्य सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। गणेश, निश्चित तौर पर देखिए, खजुराहो की कला और संस्कृति एक अपने आप में और पहले से ही पूरे मध्य प्रदेश और समूचे भारत में विश्व विख्यात है, जिसको लेकर अब एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। और इसी कड़ी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बुंदेलखंड की एक कला है और संस्कृति है, उसको विश्व में उजागर करने की एक बार फिर पहल जारी की, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में कल घोषणा की है, जहां पर कला और संस्कृति को ध्यान रखते हुए यहाँ पर कई लोकार्पण करने की बात भी की है। जी बिल्कुल गणेश, हम देख रहे हैं कि छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ भी किया गया। भारत दर्शन योजना के तहत ये उद्घाटन किया गया। हम अगर बात करें मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग की, तो अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति यहाँ पर राज्य में पर्यटन उद्योग की है? क्या आने वाले समय में सरकार के द्वारा ये योजनाएं बनाई जा रही है कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, पर्यटन व्यवसाय को यहाँ आगे बढ़ाया जाए? निश्चित तौर पर देखिए, अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर पर्यटन की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ कमियां नजर आती है, जिसको लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपेक्षा है कि मध्य प्रदेश को एक पर्यटन केंद्र बनाया जाए, पर्यटन राज्य बनाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की कला को सीखें, साथ ही पर्यटन का आनंद ले। इसी कड़ी पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है उनको कहीं ना कहीं एक बल देते हुए और उन पर जोर दे रहे हैं, ताकि पर्यटन का एक भव्य केंद्र मध्य प्रदेश को पुनः बनाया जा सके। जी पल्लवी। बिल्कुल गणेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली खबर पर भी हमें आपके साथ ही जानकारी लेनी है। तो आपको बता दें कि छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है और राज्य सरकार की ये मंशा है कि राज्य में हर हाल में पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जाए, पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य के 5 और शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सौंसर में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला कर चुकी है। यानी कुल 12 शहरों में 28 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2091 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 2,84,265 लोगों को यह महामारी अपने चपेट में ले चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश में 9 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3,937 हो गई है। कोविड-19 के सबसे अधिक 612 नए मामले इंदौर में आए हैं, जबकि भोपाल में 425, जबलपुर में 156 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के और 5 शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में शुक्रवार को लिया गया। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में पिछले सप्ताह कोरोना वायरस संक्रमण की दर 6.3% थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 4.6% से अधिक है। इस खबर पर तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। जुलाई 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर ये अहम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिया गया है। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गणेश, यहाँ पर नया फैसला सीएम शिवराज के द्वारा लिया गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 12 शहरों में अब रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 12 शहरों में अब रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की भी संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। अगर कल रात्रि की रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2021 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें इंदौर की बात करें तो 612 मामले इंदौर में आए, तो वहीं 425 भोपाल में है। जिस कदर कोरोना के संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पहले इंदौर, भोपाल, जबलपुर और इसके बाद अन्य जिलों में नाइट कर्फ्यू साथ ही लॉकडाउन लगाया गया था। अब इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के 12 शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसको कि सुचारू रूप से अब लागू कर दिया गया है। बात करें जो मध्य प्रदेश के जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, उनमें अब उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर शहरों के साथ ही छिंदवाड़ा भी हो गया है। साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल और छिंदवाड़ा, खरगोन में भी पूरी तरह से रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह फैसला 30 मार्च से इंदौर और भोपाल शहरों के सभी दफ्तरों में भी लिया गया, जहां पर कि आधे कर्मचारी ही यहां पर अब उपस्थित होंगे। जी पल्लवी। बिल्कुल गणेश, एक के बाद एक कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। अगर आवाजाही की हम बात करें तो कई ऐसे अन्य राज्य हैं जिन्होंने ये रूल अब बना दिया है कि अन्य राज्य से जो भी कोई आएगा उसे अपनी कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है। क्या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया है इस समय? पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में अगर महाराष्ट्र से कोई भी व्यक्ति आता है तो वहां पर जरूर कोविड-19 का टेस्ट अनिवार्य है, उसे दिखाना होगा। और साथ ही अगर वह पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन भी अगर महाराष्ट्र से कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए किया जा रहा है, जो कि सतत मध्य प्रदेश में इस चीज की महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी की जा रही है
साथ ही अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों से अभी इतनी नहीं थी, लेकिन अगर इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पे जरूर मुख्य रूप से इस चीज का पूरी तरह से परीक्षण किया जा रहा है। हर व्यक्ति की छानबीन की जा रही है और कोविड-19 का टेस्ट देखा जा रहा है। लेकिन अगर जो लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यमों से, बसों के माध्यम से आ रहे हैं, वहां पर ऐसी अभी व्यवस्था हालांकि नहीं देखने को मिल रही। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से जो बसें आ रही हैं या फिर महाराष्ट्र से जो ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं, उनको जरूर इस चीज पर कोविड-19 का टेस्ट देखते हुए अगर तभी उनको एंटर किया जा रहा है। साथ ही अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें अभी यह भी आदेश है कि 7 दिन के लिए महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन की भी व्यवस्था की गई है। जी पल्लवी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,902 नए केस सामने आए हैं। वहीं 112 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली गई। फिलहाल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों का मृत्यु दर 2.4% है। अब तक 1,90,35,439 सैंपल्स की जांच की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 28 मार्च रविवार से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके तहत राज्य के सभी शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। देश में कोरोना की इस लहर का सबसे बड़ा शिकार महाराष्ट्र ही बना है। यहाँ पर हर दिन नए कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। करीब 31,000 मामले यहां पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो बीते दिन भी ये आंकड़ा 35,000 को ही पार कर गया। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण महाराष्ट्र सरकार भी सख्ते में है। यही वजह है कि आधा दर्जन से अधिक शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बीड, नांदेड़ जैसे जिलों में तो 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं अब पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 28 मार्च से यह नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। मुरारी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अहम फैसला ये लिया गया है कि अब नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य में लागू रहेगा 28 तारीख से। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि लाख कोशिशों के बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की जो संख्या है उस पर अंकुश नहीं लग पाई। बृहन मुंबई महानगर पालिका और उद्धव सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए, कई जगह पर जो है कि फाइन मारी गई। धार्मिक, सांस्कृतिक और शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाया गया। उसके बावजूद भी हालात कहीं से सुधार में नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि 28 तारीख को रात 8 बजे से जो है कि नाइट कर्फ्यू का जो है कि ऐलान किया गया है और साथ ही नाइट कर्फ्यू के साथ धारा 144 लगाई गई है ताकि 4 से 5 लोग एक साथ इकट्ठा न हो सके। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जो अब पूरी तरह से कोरोना की आगोश में आ रहे हैं। 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा आंकड़ा आया है। 9 लोगों की मौत मुंबई में कोरोना के चलते 24 घंटे में हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं। जी पल्लवी। और ये भी जानकारी मिल रही है मुरारी कि कल भी मुंबई के एक पब में छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यहां पर कोई सतर्की नहीं है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। पल्लवी, कल के वीडियो के ऊपर अगर नजर डाले तो तस्वीरें देखकर ये साफ हो जाता है कि न तो इन्हें कोरोना का डर है, न तो इन्हें महाराष्ट्र सरकार का कोई खौफ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो पब, होटल, रेस्टोरेंट और बारों में इस तरीके की चीजें इन दिनों में भी आम देखी जा रही है, क्योंकि जब छापेमारी में इस तरीके की चीजें सामने आ रही है तो न जाने और इस तरीके के कितने लोग इकट्ठा होते होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उसमें कोई संक्रमित होगा तो उस संक्रमण की चैन किन किन लोगों तक पहुंचेगी। और यही वजह है कि 24 घंटे में महाराष्ट्र में 36,000 का आंकड़ा पार हुआ है और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। जी पल्लवी। बिल्कुल, 30,000 से रोजाना यहाँ पर केस सामने आ रहे हैं और सतर्कता अभी भी नहीं बरती जा रही है। इस बीच शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी काफी अहम फैसले लिए हैं। बताया जा रहा है मुरारी की 10वीं और 12वीं के छात्रों को राहत दी गई है परीक्षाओं को लेकर। जी पल्लवी, पिछले 2-3 दिनों से लगातार बैठक चल रही थी। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री असलम शेख, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और नाना पटोले जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, इन लोगों के बीच में चर्चाएं यही हो रही थी कि जो विभाग अपने हाथ में है उसे कम से कम संभाला जाए, उसे कम से कम
बचाया जाए। तो कह सकते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने जो कदम उठाया है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। अब ऐसे में स्थिति को नियंत्रण में लाने के बाद चाहे उनके परीक्षा हो या फिर एग्जाम्स, उनके एडमिशन, इन सब चीजों पर ये सरकार कितनी सक्रिय होगी यह भी देखना होगा। पल्लवी, बिल्कुल, यहाँ पर स्थितियां काफी बेकाबू होती जा रही हैं। वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है मुरारी? जी पल्लवी, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो काफी तेजी से वैक्सीनेशन यहाँ पर जो कि टीकाकरण चल रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर न जाने कौन सा डर बैठा हुआ है। स्लम इलाकों की बात करें तो स्लम इलाकों में कोई भी व्यक्ति टीकाकरण कराना नहीं चाहता है, जबकि हाई प्रोफाइल इलाकों में बात करें तो जो गवर्नमेंट की तरफ से अस्पतालों में टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं वहां पर बड़े पैमाने पे लोग टीकाकरण करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अमूमन अगर स्लम इलाकों की बात करें तो वहां पर टीका को लेकर कोई जागरूकता नहीं देखी जा रही है। मनपा और प्रशासन की तरफ से भी कोई जागरूकता या कोई अभियान नहीं चलाया गया है। एक जरूर चिंता का विषय, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर दूसरी बार मुंबई के स्लम इलाके, चाहे वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी हो, मालवनी हो, पठानवाड़ी हो, निर्मल नगर हो, मुलुंड हो, तो इन इलाकों में अगर फैलेगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इससे पहले ही टीकाकरण अभियान को भी तेज करना होगा और नई जो गाइडलाइन आने वाली है उस पर सख्ती भी बरती जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच मुंबई के एक पब में छापामार कार्रवाई की गई, जहां पर जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक बात तो साफ है कि मुंबई वासी अभी भी कोरोना को लेकर सचेत नहीं हो रहे हैं। तो एएनबी न्यूज आपसे यही अपील करता है कि महाराष्ट्र में स्थितियां काफी खराब हैं, तो ऐसे में सरकार का सहयोग करें। जो भी गाइडलाइन दी जा रही है, नियम बनाए जा रहे हैं, वो आपकी ही सुरक्षा के लिए हैं। तो इन नियमों का पालन अवश्य करें, तभी आप खुद की और अपने परिवार की जान बचा सकेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।